हेलो दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू विद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये इंटरफेरेंस को बताने के लिए एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। वेरी सिंपल है ना। सेटअप मैं आप लोग को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जहाँ पर क्या होता है कि हम एक ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। जी हाँ, ये है बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो सोर्स हैं, है ना। सोर्स को कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कोहेरेंट सोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, फिर उसके बाद आ जाओ अपन डिटेल में उसको समझते हैं कि उसके क्या मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं और क्या सारी चीज़ें हैं। ओके, चलिए देखिए। नंबर वन, तो यहाँ पर सबसे पहले मेन सोर्स होगा। क्लियर है? मेन सोर्स होगा और जिसके सामने एक स्लिट है। जैसे मान लो कि इसमें से ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ से जो है एक यू कैन से प्राइमरी वेव फ्रंट जो है यहाँ से निकले। क्लियर है? उसके सामने यहाँ पर हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जहाँ पर यहाँ पर दो स्लिट्स है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, ये देखिए दो स्लिट्स हैं। अब क्या होगा मुझे बताइए। ये प्राइमरी वेव फ्रंट से यहाँ पर क्या निकलेंगी दोस्तों? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ओके, ऐसे 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 सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहाँ ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। क्लियर है? ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। और सबसे लास्ट में यहाँ पर दोस्तों अपना क्या होगा? यहाँ पर होगा अपना स्क्रीन। क्लियर है? तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट, यहाँ पर इसको अपन सोर्स S1 बोलेंगे, यहाँ सोर्स इसको S2 बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? ये जो दोनों सोर्सेस के बीच में है डिस्टेंस को मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसको बोलते हैं स्लिट विड्थ। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लिट विड्थ, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कैपिटल D, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। ओके, फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर ये बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। क्लियर है? तो ये एक सेंटर पॉइंट है। इसके इधर और इधर मैं कितना भी जाऊँ उसको मैं y से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये गिवन चीज़ है। और जो वेव अपन यहाँ से डाल रहे हैं उस वेव का वेवलेंथ मान लो हमें गिवन है गामा गिवन है ना। मान लो उसका वेवलेंथ दोस्तों हमें क्या गिवन है? गामा। तो ये बेसिकली सेटअप है। तो इसको मैं देखिए इतने से पार्ट का तो कोई खास मतलब है नहीं, है ना। जो भी है इधर से है, तो अपन आ जाओ इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाइए, ध्यान से देखना है आप सभी को, है ना। ये देखिए, ये मैंने बनाई है। सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है और ये अपन ने यहाँ पर स्क्रीन लगा रखी है। क्लियर है? अब यहाँ से एक वेव इधर से आएगा और एक वेव इधर से आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बीच में इंटरफेयर करेगा, या तो फिर मान लो किसी और P पॉइंट पे इंटरफेयर कर रहा है, तो एक वेव इधर से जाएगा, एक वेव इधर से, और इस पॉइंट पर जो दो हैं दोनों वेव इंटरफेयर करेंगे। क्या बात समझ में आती है ना। एक बार फिर से इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये लीजिए। क्लियर है? ये आपस में इंटरफेयर करेंगी। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है इससे रिलेटेड, वो आपको ध्यान से देखना है ना। मैं आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री बताता हूँ इसमें। एक बार बस आपको ध्यान से उस ज्योमेट्री को समझना है। एक बार में पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, आप देखते जाओ बस, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ये बीच वाले इनको अभी के लिए हटाता हूँ मैं, है ना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मान लो ये P पॉइंट यहाँ पर बनाया मैंने, सेंटर से Y डिस्टेंस पर है। ठीक है, सेंटर से जो है Y डिस्टेंस पर है। तो क्या इन दोनों पाथ में देखो, एक पाथ है S1P और दूसरा पाथ है S2P। क्लियर है? इन दोनों में दो वेव इधर से जा रही है, दोनों के बीच में पहले कोई फेज नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों को कैसा यूज कर रहे हैं दोस्तों, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज हैं, है ना। तो पहले कोई फेज नहीं था। अभी जब इधर से इधर तक गए तो मुझे बताओ क्या इनके बीच में फेज डेवलप होगा? जी हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। क्या ड्रॉ करता हूँ? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो एक बात बताओ, S2P, S1P और S2P में पाथ का डिफरेंस यदि मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूं, S2 में से S1P माइनस कर दूं। तो माइनस करूंगा तो क्या सिर्फ ये वाला लेंथ आएगा? मान लो इसको मैं डेल्टा x लिखता हूं, तो क्या ये पाथ जो है, क्या इतना सा लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये वाला लेंथ है, क्या इतना सा लेंथ जो है दोनों के बीच में डिफरेंस है? बाकी लेंथ तो बराबर है। अरे है कि नहीं? तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि मेरे को दोनों के पाथ का डिफरेंस पता है ना, पाथ डिफरेंस पता है, तो क्या मैं पता लगा सकता हूं कि इस P पॉइंट पर इंटरफेरेंस किस टाइप का होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? याद आना चाहिए आपको दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूं कि पाथ डिफरेंस के हिसाब से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे निकालना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, और यदि आपको नहीं पता तो प्लीज गो एंड वॉच माई लास्ट लेक्चर। ओके, तो मेरे को बेसिकली ये डेल्टा x पे से खेलना है। अब समझना, इसी का सारा खेल है। मैं एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर इमेजिन कराता हूँ।
बाय ज्योमेट्री मान लो मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट से आप इसको देखो एक बार थोड़ा सा, ये अरे यार थोड़ा अच्छी वाली, मान लीजिए ये क्लियर है। फिर दूसरा वाला भी मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ, है ना। फिर उसके बाद देखिए ये एक वेव थी, ये वेव है, और मैंने यहाँ बाई ज्योमेट्री, अब देखना यहाँ पर मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल थीटा, ये कौन सा एंगल है दोस्तों, ये सेंटर पॉइंट जो है, दोनों स्लिट विड्थ, यहाँ से लेके ये स्लिट का विड्थ है डी, स्मॉल डी है, क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ का जो है कैपिटल डी, सॉरी, है ना। तो मैंने जस्ट इस पी पॉइंट को लेके देखा एंगल, तो आप देखोगे बाई ज्योमेट्री दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, है ना, मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो आप यहाँ पर दो ट्राइंगल इमेजिन कर सकते हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल इमेजिन कर सकते हो, और दूसरा जो है इस ट्राइंगल को इमेजिन कर सकते हो। दोनों ट्राइंगल में जो रिलेशन है वो किस चीज़ का रिलेशन है, थीटा का, दोनों का ये एंगल सेम है, ठीक है। चलिए अब मेरे को ये डेल्टा एक्स के बारे में जानकारी चाहिए थी, तो इसके लिए मैं, है ना, ये जो येलो वाला जो मैंने ट्राइंगल बनाया है, इसको ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखें, है ना, येलो वाले ट्राइंगल में। तो येलो वाले ट्राइंगल में बताओ यार, मेरे को ये स्लिट विड्थ पता है, ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो यदि मेरे को लिखना हुआ इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा, तो बताइए परपेंडिकुलर मतलब डेल्टा एक्स अपॉन हाइपोटेनस मतलब डी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यार। तो बताओ डेल्टा एक्स का वैल्यू मेरे को क्या मिला, डी साइन थीटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, डी साइन थीटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, है ना, मतलब अपन को ये डी साइन थीटा हर बार याद रखना है कि ये जो डी है स्लिट विड्थ है ना, इसका डी साइन थीटा जो आएगा ये डेल्टा एक्स आ जाएगा, जो कि दोनों पाथ के बीच में पाथ डिफरेंस है। क्या बात समझ में आती है आप सभी को, क्लियर है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पर देखने को मिलता है, क्लियर है। दूसरा मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप इस चीज़ को समझे, जो ज्योमेट्री समझ रहे हैं फिलहाल अपन जस्ट, है ना, इसकी दूसरा चीज़ यहाँ पर ये थीटा जो है, ये बड़े वाले ग्रीन ट्राइंगल जो मैंने बनाया, इसका बताओ क्या मैं यहाँ पर टेन थीटा लिख सकता हूँ, बताइए। टेन थीटा मतलब y बाय डी, क्लियर है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय डी। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल किए गए, दोनों एक ट्राइंगल में डेल्टा एक्स और डी है, और दूसरे में y और ये कैपिटल डी है। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, समझ में आई बात। तो साइन थीटा और टेन थीटा से हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, समझ में आती है। लेकिन आप ज़रा एक चीज़ समझो, आपको याद होना चाहिए, मान लो ये सेटअप बहुत छोटा है, मान लो कि ये जो डी है, स्मॉल डी है, मतलब स्लिट विड्थ है, ये स्लिट विड्थ लेस देन डी है ना। तो ये सारे एंगल बहुत छोटे होंगे, जो सारे एंगल जो होंगे वो वेरी स्मॉल होंगे, समझ में आई बात, बहुत स्मॉल। और जब भी एंगल बहुत छोटा होता है तो वी कैन राइट, छोटा मतलब कितना, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 3 डिग्री, ये सारे छोटे एंगल होते हैं ना। तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है, और लगभग वो टेन थीटा के बराबर हो जाए। तो वी कैन से ये वाला टेन थीटा और ये वाला साइन थीटा दोनों बराबर है ना। तो बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डी, और टेन थीटा बराबर लगभग इक्वल टू, हाँ, नॉट एग्जैक्ट इक्वल तो पॉसिबल ही नहीं है, और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय डी। तो क्या हमें यहाँ पर एक रिलेशन और मिला कि नहीं मिला यार, बताओ। इसमें क्या मैं ये पी पॉइंट का पोजीशन y निकाल सकता हूँ, बताइए पी पॉइंट का पोजीशन वहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, d बाय डी। ये देखिए हमको एक रिलेशन यहाँ पर मिलता है, और ये किसका रिलेशन निकाला दोस्तों अपन ने, यहाँ पर अपन ने रिलेशन निकाला हुआ है पोजीशन का। समझ में आता है क्या, क्लियर है। अब दोस्तों देखो, मेरे को यहाँ से किसका वैल्यू पता था, मेरे को यहाँ अपन ने डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल लो। अब इस पी पॉइंट पर क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ओनली इस डेल्टा एक्स पे डिपेंड करने वाला है। समझ में आई बात, डेल्टा एक्स पे डिपेंड करने वाला है। तो आप समझना, मान लो डेल्टा एक्स जो है जीरो है ना, मान लो ये डेल्टा एक्स जीरो। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब मान लो अपन इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना सब लोग, है ना। मान लो कि अपन इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों, मान लो S1O है, मान लो यहाँ पर S2O है, तो दोनों पाथ बिल्कुल बराबर है। तो इस केस में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो नंबर वन, इस पॉइंट पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बनेगा दोस्त, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सबसे सेंटर में यहाँ पर, क्योंकि देयर इज पाथ डिफरेंस जीरो। समझ में आई बात। अब देखो दोस्तों, एक अच्छी चीज ये है कि जैसे ही अपन ऊपर मूव करते जाएंगे, है ना, मतलब देखो अभी मान लो इस पॉइंट की मैं बात करूं, है ना, मान लो इस पॉइंट की मैं बात करूं,
तो देखो इस सोर्स से ऐसा और इस सोर्स से ऐसा, देखो पाथ डिफरेंस कितना आया या 90 डिग्री, क्या ये वाला पाथ डिफरेंस आया कि नहीं आया। लेकिन मान लो मैं और एक ऊपर इस पॉइंट की बात करूं तो देखो ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, आप देख रहे हो पाथ डिफरेंस ये आएगा कि नहीं आएगा। और ऊपर किसी पॉइंट की मैं बात करूं, मान लो अपन यहां पर किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, तो देखो आप देखो क्या ये पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स का वैल्यू जैसे जैसे अपन, ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट था है ना, ये पी क्यू आर, जैसे जैसे अपन ऊपर मूव, और सेम टू सेम ऊपर क्या आप सेम टू सेम नीचे भी उसी पॉइंट पर आओगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा यार। अरे बढ़ता जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मुझे बताओ कि जब ये दो वेव्स हैं, ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, इन दोनों से जो वेव निकल रहे हैं, जब इन वेव का जो पाथ डिफरेंस है वो उसके हिसाब से क्या कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव चेंज होता है कि नहीं होता है। मुझे बताओ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, मतलब n मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा यदि डिस्ट्रक्टिव है ना, डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स जो है क्या होना चाहिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों कंस्ट्रक्टिव जीरो से भी चालू हो जाता है ना, सबसे पहले तो जीरो से ही आएगा ना, जीरो हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, पाथ डिफरेंस का वैल्यू तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा, मतलब n लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव पे लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2। तो देखो जैसे अपन यहाँ S1 S2 ऊपर की तरफ मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे पाथ डिफरेंस जो है, ये देखो डेल्टा एक्स का वैल्यू बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। तो मान लो यहाँ पर जब बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट की मैं बात करूँ, यहाँ तो पाथ डिफरेंस जीरो ही था, अरे था कि नहीं था, बिल्कुल सेंटर पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस दोनों का जीरो था, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बिल्कुल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना, क्या बना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना। समझ में आता है आपको, है ना, ध्यान से देखना इस चीज को। है ना, आप देखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है इसका। बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर क्या बनने वाला, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्यों बना, क्योंकि दोनों पाथ के बीच में पाथ लेंथ क्या है, जीरो है, क्लियर है। अब देखो अपन थोड़ा सा ऊपर गए है ना, तो पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ जीरो के बाद पाथ डिफरेंस क्या लैम्डा बाई 2 पहले आएगा कि लैम्डा पाथ डिफरेंस पहले आएगा। अरे छोटा कौन है, लैम्डा बाई 2 है, समझ में आता है कि नहीं, छोटा क्या है, लैम्डा बाई 2। तो पहले पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, ऊपर ले जा रहे हैं तो पाथ डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो पहले पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा बाई 2 आएगा, उसके बाद पाथ डिफरेंस लैम्डा आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब पहले लैम्डा बाई 2 आया, मान लो इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 हो गया, तो यहां बताओ किस टाइप का बनेगा, यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहां क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, है ना, क्या बनेगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज। समझ में आई बात, यहां बनेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज। क्या आप इस फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पोजीशन आप मेरे को बता सकते हो क्या यार, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पोजीशन बताओ, y इज इक्वल टू क्या है ना, बताओ। यहां पर अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको यहां पर रखा था, तो मान लो यहां पर y की जगह आप डेल्टा x जो है लैम्डा बाई 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा d बाई 2d आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज का। उसके बाद थोड़ा और ऊपर ले गए, तो मान लो डेल्टा x जो है पाथ डिफरेंस, ये देखो इस पोजीशन पर ये डेल्टा x हो जाएगा, मान लो ये बढ़ के लैम्डा के बराबर हो गया, तो इस केस में लैम्डा आ गया है कि नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर बन जाएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। दोस्तों बीच वाला है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और ऊपर जो आएगा वो फर्स्ट डार्क फ्रिंज, मतलब सॉरी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आप बोलोगे, या यू कैन से कि दिस इज फर्स्ट सेकेंडरी मतलब ब्राइट फ्रिंज। समझ में आता है बात, ओके। अच्छा यहां पर आप क्या ये पोजीशन बता सकते हो, यहां से किस पोजीशन पर है, y इज इक्वल टू बताओ मेरे को, यहां पर लैम्डा रख दो, तो लैम्डा d बाई डी नहीं आ जाएगा क्या, समझ में आती है बात आपको, क्या क्लियर है, अरे हाँ या ना, वेरी नाइस। तो फिर उसके बाद मान लो कि यहाँ आर पॉइंट पर जब पहुंचे तो पाथ डिफरेंस जो है, अब लेमडा के बाद डायरेक्ट 2 लेमडा नहीं, लेमडा के बाद पहले 3 लेमडा बाई 2 आएगा, 3 लेमडा बाई 2 मतलब 0.5 लेमडा होता है, समझ में आई बात। तो मान लो ये 3 लेमडा बाई 2 आ गया, क्लियर है, पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 3 लेमडा बाई 2 हो गया। तो जब तो यहां पर किस टाइप का हो जाएगा भाई साहब, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और यहां फर्स्ट डार्क फ्रिंज तो बन चुका था, यहां क्या बनेगा, सेकंड डार्क फ्रिंज, और जो इसका जो y आ जाएगा, आप देखो यहां पर y क्या आ जाएगा दोस्तों,
यहाँ पर आप y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिखा था डेल्टा एक्स बाई डी। ये रिलेशन मैंने कब कैसे यूज किया दोस्तों, ये मान के कि यार सारे एंगल छोटे हैं, हाँ ये भूलना मत आप, हाँ दिस इज द कंसिडरेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन में ऐसा कंसीडर नहीं किया जाएगा तो आपको फिर आप लिख नहीं पाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि क्या कितना बढ़िया बन रहा है। पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना, फिर उसके बाद जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आया है ना, लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस आया तो डार्क फ्रिंज बन गया। फिर जब लैम्डा आया तो ब्राइट आ गया। फिर 3 लैम्डा बाई 2 आया तो फिर डार्क बन जाएगा। फिर जब 2 लैम्डा आ जाएगा, समझ में आई बात, 2 लैम्डा आ जाएगा तो क्या बन जाएगा वहां पर, 2 लैम्डा आएगा तो फिर एक ब्राइट बनेगा। समझ में आता है क्या। उसके बाद 5 लैम्डा बाई 2 आएगा तो वहां फिर से एक डार्क बनेगा। ऐसे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे आते जाएंगे, क्योंकि पाथ डिफरेंस जो है अकॉर्डिंगली वैसे वैसे ऊपर जाते जा रहे, तो पाथ डिफरेंस बढ़ता जा रहा है एंड सो ऑन। समझ में आता है आपको, है ना, बहुत बढ़िया। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको देखना चाहिए। तो कुल मिला के मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि इधर ध्यान से सुनना, इधर पर सुनना ध्यान से, है ना, इधर पर अपने को कंक्लूजन क्या मिला है, अपने को यहाँ पर कुछ बेसिक कंक्लूजन मैं चाहता हूँ कि आप उसको बहुत अच्छे से याद रखो, है ना। नंबर 1 तो हमें कंक्लूजन मिला दिस इज कि डेल्टा एक्स जो है वो डी साइन थीटा होता है ना, हर पॉइंट पर आप बढ़ाते जाओगे ऊपर थीटा बढ़ता जाएगा तो डी एक्स का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से मिली कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय ये बेस। क्लियर है, डी, ये अपन को 2 इन्फॉर्मेशन मिला। क्लियर है। तो यहाँ से अपन ने ये सीखा कि भाई साहब यहाँ साइन थीटा और टेन थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं जब थीटा जो है बहुत स्मॉल हो। और दोस्तों मैक्सिमम नीट के केस में आप इस चीज़ को अप्लाई कर ही देना, है ना, क्योंकि नीट में जब तक अंटिल मेंशन ना किया गया हो कि एंगल बहुत बड़ा 30 डिग्री 50 डिग्री मतलब 60 डिग्री, जब तक गिवन ना हो तब तक आपको एंगल क्या मान के ही चलना है, छोटा एंगल मान के चलना। तो वो एंगल छोटा मान के चला तो टेन थीटा साइन थीटा अपन यहाँ पर बराबर कर देंगे। समझ में आता है, बट टेन थीटा साइन थीटा अपन क्या कर देंगे, यहाँ बराबर कर देंगे। क्लियर है। तो देखो यहाँ से हमें जो कंक्लूजन निकलता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो कंक्लूजन निकलता है डेल्टा एक्स बाई डी इज इक्वल टू वाई बाई डी। समझ में आती ही बात क्या आप सभी को, पक्का क्लियर है। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला जो है y इज इक्वल टू, हमें क्या देखने को मिला, y देखने को मिला डेल्टा x डी बाई डी। समझ में आई बात, डेल्टा x डी बाई डी। अब दोस्तों कि ये y जो है ये पोजीशन बताएगा कि भाई nth ब्राइट फ्रिंज, अब मान लो nth ब्राइट फ्रिंज की बात चल रही है, समझ में आई बात, nth ब्राइट फ्रिंज की बात चल रही है। तो मुझे बताओ nth ब्राइट फ्रिंज की यदि बात चल रही है तो ब्राइट फ्रिंज कब आता है, जब पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो, n लैम्डा के बराबर हो, है कि नहीं है, n लैम्डा के बराबर हो। तो बस आप x की जगह n लैम्डा पुट कर दीजिए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n लैम्डा डी बाई डी। दिस इज द पोजिशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। किसकी पोजिशन है दोस्तों, nth ब्राइट फ्रिंज। अब मान लो मैं यहां पर बात करूं mth, ये y निकाल रहे थे ना दोस्तों y, अब मान लीजिए mth डार्क फ्रिंज की बात करूं मैं, है ना, nth डार्क फ्रिंज मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो जाए कि डार्क फ्रिंज आ जाए, बताओ मेरे को आप, पाथ डिफरेंस कितना हो जाए कि डार्क फ्रिंज आ जाए, 2m-1 लैम्डा बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा यदि पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता था, डार्क। और मैंने बताया कि यहां पर 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहां पर से कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब लैम्डा बाई 2 से 1 से। तो बताओ यहां पर m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इनफैक्ट थोड़ा और अच्छे से मैं आपको बताऊं तो नॉट 1 2 3, यहां पर आ जाएगा +-1 +-2 +-3। अरे क्योंकि ऊपर भी यदि है तो नीचे भी तो वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और यहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम n का वैल्यू भी कहां से आ जाएगा, +-1 +-2 +-3 से डैश 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 डैश। समझ में आता है क्या। तो ये मैंने ऑड मल्टीपल, तो पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ जाएगा तो वहां पर क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनने वाला है। तो बस हमको पता है पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ mth डार्क फ्रिंज, ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज था, पोजीशन ऑफ mth डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा x की जगह क्या रख दो, 2m-1 लैम्डा डी बाय 2d। तो ये हमें क्या मिल गया, है ना, ये देखिए, है ना, ये हमें क्या मिल गया दोस्तों, पोजीशन ऑफ mth डार्क फ्रिंज। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट यहां पर आता है दोस्तों, यहां पर आता है एक फ्रिंज की विड्थ, एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है ना। तो देखो यार मैंने ऐसा ले रहा हूं, ये S1 सोर्स S2 सोर्स
मान लो कि यहाँ पर nth नंबर का मतलब डार्क फ्रिंज बना, ब्राइट फ्रिंज, कुछ भी बना, ब्राइट फ्रिंज ले लो, nth नंबर का ब्राइट फ्रिंज, और उसके ऊपर n+1 नंबर का ब्राइट फ्रिंज, तो उसके बीच में बताओ क्या विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज आएगा, है ना। तो क्या मैं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज निकाल सकता हूँ? तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से ये पोजीशन निकालता हूँ, पहले यहाँ से इसका पोजीशन निकालता हूँ n+1 का, फिर यहाँ से इसका पोजीशन निकालता हूँ, पोजीशन ऑफ nth डार्क ब्राइट फ्रिंज, समझ में आई बात। और जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे को फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, है ना। फ्रिंज विड्थ हमें क्या मिल जाएगा, बीटा से। तो पोजीशन ऑफ n+1 में से माइनस कर दो पोजीशन ऑफ n, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा सिंपल की फ्रिंज विड्थ। और दोस्तों आप कहीं का भी निकाल के देख लो, डार्क हो ब्राइट हो, सबका फ्रिंज विड्थ इतना ही आएगा। और आप इसको सॉल्व करोगे, पोजीशन ऑफ n+1 तो n+1 लैम्डा डी बाई डी माइनस n लैम्डा डी बाई डी, इसको आप सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा लैम्डा डी बाई डी। ये क्या मिला आपको दोस्तों, ये मिला आपको पोजीशन ऑफ मतलब सॉरी नॉट पोजीशन, ये मिला आपको फ्रिंज विड्थ, कि एक फ्रिंज की कितनी विड्थ है। समझ में आता है बात, क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है एंगुलर विड्थ, है ना। यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज एंगुलर विड्थ, है ना। एंगुलर विड्थ क्या होता है दोस्तों, यार बड़ा छोटा सा बेकार सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं बेसिकली, देखो, है ना। एंगुलर विड्थ मतलब बेसिकली ये वाला एंगल थीटा, है ना। तो जिसमें क्या आपको पता है, ये आर्क है और यदि ये रेडियस r है ना। सो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस, यदि एंगल बहुत छोटा हो तो, क्लियर है। और देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको पूरा का पूरा मतलब छोटे एंगल को कंसीडर करके ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए बड़े एंगल भी आ सकते हैं क्वेश्चन में ना, बड़े एंगल आएंगे तो एक चीज़ हो जाएगी कि आप यार ये रिलेशन यूज़ नहीं कर पाओगे यहाँ पर, है ना। तो कोई बात नहीं, छोटे एंगल का तो काम चलाए कम से कम अपन फिलहाल, है ना। सो एंगुलर विड्थ जो है आर्क अपॉन रेडियस होता है। अब यदि एंगल सारे छोटे हैं तो मैं ये जो जितना भी विड्थ अपने को मिल रहा है, ये जितना भी लेंथ है, बहुत छोटे छोटे लेंथ है, इनको मैं आर्क मान सकता हूँ। और रेडियस क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियस हो जाएगा डी। तो मैं यहाँ पर यदि एंगुलर विड्थ निकालूंगा, एंगुलर विड्थ निकालूंगा तो बीटा बाय डी कर दूंगा तो लैम्डा बाय डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो एंगुलर विड्थ एक ऐसी चीज है जो सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आई बात, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। ओके चलो, सो नाउ दिस इज एंगुलर विड्थ। यहाँ पर ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स है दोस्तों। अच्छा, क्या आपको सारी बातें समझ में आई यहाँ पर जो मैंने आपको पढ़ाया? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने पहले आपको बताया कि कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में दो ट्रायंगल बनाने हैं, एक तो ग्रीन वाला ट्रायंगल, एक तो येलो वाला ट्रायंगल। क्लियर है? दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे अपन बाद में, एंगल को छोटा मान करके। क्लियर है? क्यों रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? अबे क्योंकि जो वेरिएबल्स हमें गिवन हो, पोजीशन है उसकी, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, स्लिट विड्थ हो गया x, इनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा हमें, दैट्स व्हाई। ओके, और बेसिकली मैंने कहा कि किसी p पॉइंट पर x, y, किसी p पॉइंट पर यदि क्या बनना है ना, p पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव बनेगा डिस्ट्रक्टिव बनेगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो अपन ने पाथ डिफरेंस निकालिए तो पाथ डिफरेंस हमें डेल्टा x इज इक्वल टू डी साइन थीटा मिला। हर केस में यही होगा, है ना, चाहे पोजीशन p हो, q हो, r, s, t जितना भी हो, हर पॉइंट पर यही मिलेगा। समझ में आता है बात? फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर कि भाई साहब एंगल बहुत छोटा हो तो अपन टेन थीटा साइन थीटा बराबर करके पोजीशन का ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो पहले पार्ट डिफरेंस 0 था तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना, फिर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 आया, है ना, पहले लैम्डा बाई 2 आएगा लैम्डा से, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है वो, है ना, पार्ट डिफरेंस। तो लैम्डा बाई 2 आएगा तो फर्स्ट क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा। उसके बाद जब लैम्डा आएगा, मतलब जब भी n लैम्डा आएगा, लैम्डा पे 2 लैम्डा 3 लैम्डा जब भी आएगा, तब क्या बनेगा दोस्तों, तब बनेगा ब्राइट फ्रिंज। और जब भी क्या बनेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आएगा, मतलब पहले लैम्डा बाई 2 खुद, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, फिर 7 लैम्डा बाई 2, मतलब हर ब्राइट के बीच में एक बार आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो तब क्या बनेंगे, डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। तो ऐसे ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन, इस टाइप से बनता है पूरा। क्लियर है? फिर मैंने यहाँ पर आपको वापस से दोनों को लिख के और फॉर्मूला बताया कि भाई जिनको फॉर्मूला रटने की भयंकर आदत होती है
वो ऐसे याद रखें भाई कि पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज है ना, क्या हो जाएगा लेमडा n लेमडा d बाई डी। nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा n लेमडा d बाई डी, है ना, कैपिटल D बाई स्मॉल d। और दूसरा क्या दोस्तों, दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई mth नंबर का जो डार्क फ्रिंज है उसका पोजीशन फ्रॉम सेंटर कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2m माइनस 1 लेमडा डी एम, मतलब 2m माइनस 1 लेमडा d बाय 2 स्मॉल d। क्लियर है। चलिए फिर फ्रिंज विड्थ मैंने आपको बताया कितना होता है लेमडा डी बाई डी। फिर एंगुलर विड्थ मैंने बताया कि आप वर्टिकल अपॉन बेस कर दो, वर्टिकल कोई सा भी लेंथ अपॉन बेस कर दो तो दैट विल बिकम एंगुलर विड्थ। दोस्तों अब ऐसा है कि भाई अपना मतलब इसको आप मान के चल लो कि भाई ये आइडियल है, समझ में आई बात, क्योंकि मैंने बताया एंगल सारे छोटे ही होते हैं अनटिल अनलेस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप इसको छोटा एंगल ही मान के सॉल्व करोगे। चलिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ स्पेशल पॉइंट आपको यहाँ पर गिना रहा था। नंबर 1 पॉइंट इज कुछ स्पेशल पॉइंट जिसपे से क्वेश्चन बनते हैं और दैट इज ग्लास स्लैब इंसर्शन, है ना, ग्लास स्लैब इंसर्शन। दोस्तों ग्लास स्लैब के से इंसर्ट करने से क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लो एक लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, क्लियर है, मैंने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब डाल दिया, है ना, यहाँ पर ग्लास स्लैब डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और जिसकी थिकनेस टी है मान लो, है ना। तो क्या होता है कि नॉर्मली लाइट यहाँ से यहाँ कितना पाथ एग्जैक्टली ट्रेवल कर रही है सच में देखा जाए तो टी, लेकिन एक नया टर्म होता है जिसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल पाथ, है ना, कि मीडियम के अंदर से इफेक्टिव पाथ कितना ट्रैवल करती है, तो आपको पता होना चाहिए म्यू टी। और ये म्यू क्या है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यू मस्ट नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मोर देन 1 होता है, मोर देन इक्वल टू 1, है ना, इक्वल जो है इसलिए वैक्यूम का अपन 1 मानते हैं, है ना, तो मोर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो ऑप्टिकल पाथ है वो रियल पाथ से ज्यादा है, समझ में आई बात, है ना। मतलब अपन ने ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया तो ऑप्टिकली लाइट कुछ एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रही है, समझ में आई बात। तो वो एक्स्ट्रा पाथ बताओ मेरे को कि भाई पाथ डिफरेंस ड्यू टू अ ग्लास स्लैब कितना आ गया, बताओ कितना आ जाएगा। तो मैं क्या करूं कि ऑप्टिकल पाथ में से रियल पाथ माइनस कर देता हूं। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये क्या आ गया बताओ, इट इज दी पाथ डिफरेंस, है ना, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट देखना, पाथ डिफरेंस ड्यू टू ग्लास स्लैब, है ना, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये स्टोरी है भाई कि जब हम ग्लास स्लैब इंसर्ट करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पाथ आ जाता है ना, कुछ पाथ डिफरेंस आ जाता है उसमें। अब बताओ यार यदि मैंने ग्लास स्लैब अपने YDAC में इंसर्ट कर दिया है ना, देखो यार कितना बढ़िया। अबे यार ऐसे में लाइन खींचना बहुत ही मुश्किल है, आ जाओ, जी हाँ, है ना। मान लो कि भाई साहब ऐसा कुछ चल रहा था, यहाँ सेंटर पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही थी और अपना सब कुछ वैसा S1 है, S2 है, ये सेपरेशन D है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल D है। आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन निकाल लो वो Y आ जाएगा, क्लियर है। वेवलेंथ जो है वो लैम्डा गिवन है, ओके। अब मान लो कि मैंने इस पाथ में एक ग्लास स्लैब, यहाँ मान लो मैंने एक ग्लास स्लैब इंसर्ट कर दिया, है ना, यहाँ ग्लास स्लैब जिसका थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है ना, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। तो बताओ उससे क्या होगा, उससे मुझे बताओ कि क्या इस पाथ में S1P, अभी इस कंडीशन में नॉर्मली S1P जो है वो S2 के बराबर था पहले, लेकिन ग्लास स्लैब इंसर्ट करने के बाद ये बराबर नहीं रहा। क्यों बराबर नहीं रहा, क्योंकि S1P बड़ा हो गया S2P से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पाथ उसमें आ गया, समझ में आई बात, कुछ एक्स्ट्रा पाथ उसमें आ गया है। अब इसका मतलब यहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं बनने वाला है। तो बताओ क्या सोल्यूशन है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा। आ जाओ एक छोटा सा चीज मान लो कि इस पॉइंट की मैं बात करूं, है ना, तो देखो जब मैं इस P पॉइंट की बात करता हूं, है ना, इस P पॉइंट की बात करता हूं, तो मुझे बताओ S1P में कुछ एक्स्ट्रा पाथ किसकी वजह से एडेड है, इस ग्लास स्लैब की वजह से। कितना एक्स्ट्रा पाथ एडेड है बताओ, कितना एक्स्ट्रा पाथ एडेड है, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ऊपर बता चुका हूं। इतना एक्स्ट्रा पाथ इस ग्लास स्लैब की वजह से एडेड है कि नहीं। और मुझे बताओ बाय ज्योमेट्री इतना पाथ जो है इसमें बाय ज्योमेट्री डेल्टा एक्स ऐड हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे बताओ यदि इस ग्लास स्लैब की वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ है म्यू माइनस 1 इंटू टी, और जो ज्योमेट्री की वजह से एक्स्ट्रा पाथ है, ये दोनों बराबर हो जाएं, मान लो ये दोनों बराबर हो जाएं, तो बताओ ये दोनों बराबर हो गए
तो फिर खेलीज खत्म हो जाता है। यहाँ पर क्या बनेगा इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा और दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? अरे यार कुछ एक्स्ट्रा पाथ जो है अपने ग्लास स्लैब ने इंसर्ट करा और दूसरे वाले पे कुछ एक्स्ट्रा पाथ बाय ज्योमेट्री ऐड हो गया है ना, तो भाई दोनों जब बराबर हो गए हैं तो पी पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है शिफ्ट हो गया है किधर, जिधर भी आप ग्लास स्लैब इंसर्ट करोगे उधर। यदि मान लो ग्लास स्लैब आप नीचे इंसर्ट कर देते तो क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा कि भाई जो अपना सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट मैं चाहता हूं कि आपके नोट्स पर लिखा हुआ हो, है ना, ड्यू टू ग्लास स्लैब इंसर्शन central bright fringe shifts towards glass slab। समझ में आई बात? shifts towards glass slab। अब तो इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है, लेमडा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा होता है ना। और साइन थीटा का वैल्यू दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, एंगल वेंगल छोटा हो तो क्या वो y बाई डी के बराबर हो जाता है ना। टेन थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मतलब y बाई डी याद होना चाहिए यार, अभी तक तो इतनी बार बता चुका हूँ। सो बेसिकली म्यू माइनस 1 इंटू टी मस्ट बी डी और y बाय हाँ जी डी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो y क्या ये वो पोजीशन है जहां पर आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, तो y इज इक्वल टू आप देखोगे बाकी सबको उधर पे लेके जाओ तो म्यू माइनस 1 टी डी बाय स्मॉल डी। ये क्या है दोस्तों, ये वो पोजीशन है, न्यू पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, या यू कैन से कि इतना डिस्टेंस से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट इन योर माइंड बिकॉज इस पर से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। क्लियर है? पिछले सालों में नहीं पूछा गया है तो मुझे लगता है कि इट्स अ प्रिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट सा जो कंसेप्ट है दैट इज कि इफ सिस्टम इज इमर्स्ड इन अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, है ना, मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, सिस्टम इज इमर्स्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। क्लियर है? तो बताओ क्या हो जाएगा यार, म्यू के अंदर जब भी अपन किसी सिस्टम के अंदर लाइट को ट्रैवल कराते हैं तो लाइट का वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेमडा डैश हो जाएगा लेमडा बाय म्यू। क्या ये बात सबको पता है ना? नहीं पता तो इसको देख लो, रे ऑप्टिक्स में मैं बताता हूँ वहाँ पर, तो एक बार फिर से यहाँ पर देख लो कि जो वेवलेंथ है वो लेमडा बाय म्यू हो जाएगा। समझ में आई बात? और लेमडा बाय म्यू हो गया तो फिर बचा क्या यार, फिर तो सब कुछ आपको सारे फॉर्मूला बताओ एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, है ना। मेरे को बताओ कि जो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज n लेमडा डी बाई डी हुआ करता था कि नहीं था, है कि नहीं, तो अब लेमडा बाय म्यू हो जाएगा। समझ में आता है ना? फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ mth डार्क फ्रिंज बताओ क्या हो जाएगा, 2m-1, है ना, लेमडा बाय म्यू डी बाय 2d हो जाएगा। यार कितना सिंपल है यार, कुछ करना ही नहीं है अपने को। बताओ फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा यार, फ्रिंज विड्थ लेमडा डी बाई डी था सिर्फ, तो लेमडा बाय म्यू डी बाय डी, ये फ्रिंज विड्थ आ गया। क्लियर है? एंगुलर विड्थ बताओ कितना हो जाएगा यार, एंगुलर विड्थ बताओ, सिर्फ लेमडा बाय डी था तो लेमडा बाय म्यू बाय डी मतलब लेमडा बाय म्यू डी। क्लियर है? तो ये भाई साहब सिस्टम को अपन लिक्विड में इमेज कर देंगे, तो ये सारी कहानियां हैं। तो क्या आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर समझ में आई हैं? आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें से देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। इनफैक्ट आप नोट्स ही बना रहे हो तो पूरा भी लिख लीजिए। ओके, ये सारे जो है इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ज्योमेट्री भी बता दी, बहुत सिंपल है, और इंटरफेरेंस तो आपको पता ही है। अब आ जाओ फटाफट से अपन, है ना, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार दोस्तों, है ना। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यार बेसिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के क्वेश्चंस करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर अपन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स। ओके, चलो आ जाओ यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना
सपोर्ट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट? अरे यार, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम, दिस इज ऑल्सो, है ना, स्कैटरिंग नहीं करता है। सो आंसर विल बी 2, 3 और 4। बिल्कुल, देखो बेसिक क्वेश्चन था और जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, है ना, इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है। अब यहाँ पर पोलराइजेशन की उम्मीद कर रहा था मैं, लेकिन ठीक है, कुछ दूसरा किया मैंने, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट्स क्या emanating from the point source strikes a plane reflecting surface, what will happen to these wave fronts immediately after reflection? अरे यार, कुछ वेव फ्रंट जा रही हैं और एक वॉल से टकरा गई, है ना। अरे यार, ये तो जस्ट सिंपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यार। दोस्तों मैं आपको, है ना, इसमें नहीं, लेकिन मैंने जब वेव पढ़ाया था नॉर्मल वाला, अपन 11th क्लास के चैप्टर में जब वेव पढ़ते हैं ना, तो वेव में वहाँ पर मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक वेव किसी सरफेस से टकराती है, दो टाइप का हो सकता है, या तो रिजिड हो सकता है या तो वो मूवेबल हो सकता है ना। तो उस केस में रिफ्लेक्शन किस टाइप का होता है, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई जब रिफ्लेक्शन रिजिड एंड से हो तो क्या होता है कि वेव का कुछ चेंज नहीं होता है, एम्पलीट्यूड भी वही रहता है, बट फेज डिफरेंस आ जाता है बस वेव में, है ना। तो भाई ये वेव फ्रंट कुछ और नहीं है, वेव ही तो है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं। दे विल रिमेन स्फेरिकल विद द सेम कर्वेचर बट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। नहीं, दे विल बिकम प्लेन वेव फ्रंट्स, वेव फ्रंट में कोई चेंज नहीं होता है। दे विल रिमेन स्फेरिकल, बिल्कुल सही, विद द सेम कर्वेचर बट साइन ऑफ द कर्वेचर रिवर्स। इसका मतलब वही है कि पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है, पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ओके। सो देखो बेसिक जो है ह्यूगेन्स प्रिंसिपल में से यही बेसिक जो थोड़ा बहुत था वेव फ्रंट के बारे में हो गया। हाँ, एक टाइप के क्वेश्चंस और पूछा सकते हैं, वो इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर होता है कि आर होता है कि मतलब नॉट प्रोपोर्शनल होता है या मतलब इंडिपेंडेंट होता है। ये सारी चीज़ें इस पे बेस्ड क्वेश्चन में वेव चैप्टर में करवाता हूँ ना, वहीं पर करवाऊंगा। ओके, अब इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट पे जो अपन ने बेसिक पढ़ा था, बेसिक इंटरफेरेंस के जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे सुपरपोजिशन के, वो देख लेते हैं। आ जाओ। In case of light wave from two coherent sources S1 and S2, there will be a constructive interference at an arbitrary point P if the path difference S1P minus F2। अरे यार, हमें क्या चाहिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? n लेमडा के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे यार, मैंने कहा था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होना चाहिए, तब क्या होगा वहां पर? तो वहां पर क्या होगा? वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट मी आता है, आता है, हाँ आता है। चलिए, अरे ये तो बिल्कुल यार बेसिक सा सवाल है। नेक्स्ट आ जाओ, है ना, देखते हैं। S1 and S2 आर द टू कोहेरेंट पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट लोकेटेड इन द XY प्लेन। अरे XY प्लेन बना लो ना यार, क्या समस्या है? आ जाओ, XY प्लेन बना लेते हैं यार। चलिए, ये बना लिया अपन ने, है ना। चलो, ये XY प्लेन आ गया, है ना। ये देख लो आप सभी, ये x है, ये y है। अब देखो क्या बोल रहे हैं आगे। S1 और S2 सोर्सेज जो है वो 0 0 पे और 0,3 लेमडा पर है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर S1 सोर्स इधर है और दूसरा वाला सोर्स कहाँ है? 0,3 लेमडा पर। तो 0 मतलब इस एक्सिस पर, ये मान लो अपना हो गया 3 लेमडा। क्लियर है? रिस्पेक्टिवली here lambda is the wavelength of the light at which of the following points given as coordinates the intensity of interference will be maximum। दोस्तों इंटरफेरेंस का मतलब इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होता है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। हमें देखना है किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। चलो आ जाओ, पॉइंट बनाते हैं। नंबर पॉइंट बनाते हैं 3 लेमडा 0। तो 3 लेमडा इधर पर कहीं पर आ जाएगा, है ना। 3 लेमडा आ जाएगा इधर पर, है ना। ओके, 3 लेमडा इधर पर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, क्या इस पॉइंट पर कभी भी कंस्ट्रक्टिव हो सकता है? आ जाओ देखते हैं। यहाँ से देखेंगे और यहाँ से देखेंगे, तो बताओ इस पॉइंट को मान लो P मान लूँ मैं, तो S1P जो है वो कितना है? S1P जो है वो कितना हो जाएगा? 3 लेमडा। S2P है, इधर से कितना हो जाएगा? 3 लेमडा। क्लियर है? नहीं 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 नहीं, एक मिनट प्लीज, एक बार देखना फिर से। हाँ, ये S1 सोर्स है, क्लियर है, और यहाँ पर S2 सोर्स रखा हुआ है ना, और ये अपना पॉइंट है P। ठीक है, मुझे बताओ क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है? देखो जरा एक बार, ये डिस्टेंस कितना है? मतलब
S1P कितना है, S1P 3 लैम्डा, फिर यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, ये S2P, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ यार। यदि ये 3 लैम्डा है और ये वाला भी 3 लैम्डा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, √2 3 लैम्डा हो जाएगा। मतलब देखो पॉइंट में ही आ गया यार। आप जब दोनों का डिफरेंस करोगे, अब S1P और S2P का डिफरेंस करोगे तो कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, तो वहाँ कंस्ट्रक्टिव पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अब मान लो अपन दूसरा पॉइंट इमेजिन करते हैं, ठीक है, दूसरा पॉइंट इमेजिन करते हैं, ये वाला पॉइंट देखो 4 लैम्डा, 0, तो 4 लैम्डा देखो यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा यार, 4 लैम्डा, 0 है ना, 3 लैम्डा, 0 था, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन PQ पॉइंट मान लेते हैं, है ना। तो बताओ यहाँ से यदि ये वाला डिस्टेंस देखूँ, मतलब S1Q का डिस्टेंस देखूँ, तो ये 5 लैम्डा हो गया। फिर ये वाला मैं डिस्टेंस यदि देखूँ एक बार, तो बताओ यार ये 5 लैम्डा है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 लैम्डा है, तो बताओ क्या हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं 4 लैम्डा है ना यार दोस्तों, ये 4 लैम्डा गिवन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, ओके है ना। सो दिस इज बेसिकली 4 लैम्डा है ना, यहाँ पर 4 लैम्डा, 0 हो गया। ओके, सो दिस लेंथ इज बेसिकली 4 लैम्डा एंड दिस लेंथ इज 3 लैम्डा, सो डोंट यू थिंक सो दिस शुड बी 5 लैम्डा। क्लियर है ना, मेरे दिमाग में ये 5 लैम्डा, नीचे भी एक ऑप्शन ये भी दे रखा है। खैर, तो भाई ये 4 लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से अलग 3 लैम्डा, तो ये 5 लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो मुझे बताओ S1Q जो है 4 लैम्डा है ना, और दूसरा S2P यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है S2Q, ये वाला जो लेंथ है ये 5 लैम्डा है। यदि मैं दोनों को मतलब माइनस करूँ, S2Q माइनस S1Q मतलब 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा बचा कि नहीं बचा। तो मुझे बताओ जो पाथ डिफरेंस आया, क्या वो इंटीग्रल मल्टीपल लैम्डा है कि नहीं, लैम्डा आ गया, तो भाई इस पॉइंट पर जो है अपना क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है। चलिए दोस्तों आप देख लीजिए, इसको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको ऐसे बना के देखना पड़ेगा। ओके, तो आ जाओ, अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, 2 आइडेंटिकल लाइट वेव्स हैविंग फेज डिफरेंस phi प्रोपगेट्स इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है ना, प्रोपगेट्स इन सेम डायरेक्शन ये है। उसके बाद व्हेन दे सुपरपोज द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज प्रोपोर्शनल टू। दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव पूछा है, 2 वेव हैं सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, क्लियर है, और दोनों जब ऐसा मान लो सुपर इम्पोज करती किसी पॉइंट पर, आइडेंटिकल वेव है, इसका इंटेंसिटी आई है तो इसका इंटेंसिटी भी आई ही होगा। तो मैं पूछा है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, यदि उनके बीच का फेज डिफरेंस फाई है। तो दोस्तों मुझे बताइए, क्या आप आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको नहीं पता ना, तो यू शुड गो एंड लर्न माई फर्स्ट लेक्चर। आप वो पढ़ोगे तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये कैसे आया, है ना। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर ये भी आई है, ये भी आई है, यहाँ पर 2 अंडर रूट आई, तो अंडर रूट आई का स्क्वायर और कॉस डेल्टा फाई हो जाएगा। क्लियर है, और कॉस इनफैक्ट फाई हो जाएगा, जब उन्होंने दिया हुआ है कि फाई है तो भाई फाई ही लिखो ना, जस्ट डेल्टा फाई की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2i प्लस 2i कॉस थीटा, कॉमन निकाल लो यहाँ से 2i को, तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ये आई रिजल्टेंट है। समझ में आई बात। और आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर फाई है, फाई, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2i, और उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटू 2 कॉस स्क्वायर 5/2। क्लियर है, तो भाई साहब देखो इसको कितना हो जाएगा, 4i कॉस स्क्वायर 5/2, ये क्या आ गया, आई रिजल्टेंट। तो मुझे बताओ आई रिजल्टेंट किसके प्रोपोर्शनल है, कॉस स्क्वायर 5/2, है ना। सो कॉस स्क्वायर 5/2 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आता है आप क्या, क्लियर है। चलिए, तो आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए, बेसिकली ये याद नहीं रहेगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे यार, है ना। चलिए, सो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से समझिए क्या है। फिर यदि डाउट हो तो आप हमारे डिस्कशन सेक्शन में आ जाइए और वहाँ पर पूछ लीजिए कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो बिल्कुल हम वहाँ पर सारे बच्चे बहुत एक्टिव हैं, आप आइए और वहाँ पर बात करेंगे। चलिए, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटीज I and 4i आर सुपरपोज्ड, द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल रिजल्टिंग इंटेंसिटीज आर। ओके, हमें क्या गिवन है दोस्तों, I1 गिवन है I है, और I2 जो है वो गिवन है 4i है।
क्लियर है। तो हमसे पूछा है कि द मैक्सिमम मिनिमम का मैक्सिमम पॉसिबल क्या क्या है ना, मैक्सिमम आई मैक्स और आई मिन। तो मुझे बताओ क्या आपको ये बात याद है कि ए मैक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू होता है और ए मिन जो होता है इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू होता है, दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा, और ए जो है इंटेंसिटी जो होगा वो इस प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर होगा, तो ए का स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। सो बेसिकली अंडर रूट ऑफ आई मैक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आई मिन इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर हो जाएगा। और अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू आप ऊपर देखिए, हमको गिवन है आई और 4 आई, तो यहाँ पर लिख लीजिए, है ना। मैं थोड़ा सा उल्टा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो लिखो अंडर रूट ऑफ आई प्लस अंडर रूट ऑफ 4 आई अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई माइनस अंडर रूट ऑफ 4 आई। इसको देखोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 2 से, सो 3, है ना। सो 3 अंडर रूट ऑफ आई और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस अंडर रूट ऑफ आई आ जाएगा, जिसका स्क्वायर करना, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9:1। मतलब आई मैक्स और आई मिन का रेशियो क्या होना चाहिए, 9:1 होना चाहिए, वो जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए। देखो यहाँ पर 9:1 में ही दिख रहा है कि 9:3, तो रेशियो निकालेंगे 3:1 आ जाएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है। तो ये रेशियो वाले कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए करते। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझना है यार, है ना। देखना जरा दोस्तों क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 कोहेरेंट सोर्सेज विद इंटेंसिटी रेशियोज बी। मतलब अपन को गिवन है I1 बाई I2 इज इक्वल टू बीटा गिवन है। I1 बन I2 मतलब A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, हमको ये गिवन है कि नहीं है, क्लियर है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पूछा क्या है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी। अरे ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, देखो क्वेश्चन मुझे दिख गया कि एक नया टर्म है, मुझे भी नहीं मालूम था, है ना। तो फ्रिंज विजिबिलिटी करके उन्होंने पूछा, हो एम्स वाले हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। सो इसीलिए फ्रिंज विजिबिलिटी जो है, मान लो मैं इसको वी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये जानते हो होता क्या है बेसिकली फ्रिंज विजिबिलिटी, है ना। दैट वी फ्रिंज विजिबिलिटी इज नथिंग बट आई मैक्स माइनस आई मिन, आप चाहो तो इसे फॉर्मूला के तौर पर लिख भी लेना, अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन, क्लियर है। बस इतना सा है फ्रिंज विजिबिलिटी, नथिंग एल्स, बस इतना सा ही है फ्रिंज विजिबिलिटी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही क्लियर होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। वैसे फॉर्मूला मैं आपको कह चुका हूँ, आपको याद कर लो, बहुत कुछ समझने वाला इसमें है नहीं। चलो तो यार रखो यार, आई मैक्स इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ पर ऐसा रख सकता हूँ दोस्तों, आई मैक्स को मैं क्या यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि आई मैक्स का मतलब ऐसा है कि A1, आई मैक्स का मतलब एक मिनट प्लीज, ओके, A1 प्लस A2, क्या A मैक्स का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये है ना। इसको थोड़ा सा आप है ना सॉल्व कर लो, तो फिर क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और यहाँ सारे साइन माइनस बन जाएंगे, तो माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2, क्लियर है। अपॉन यहाँ पर क्या जाएंगे, नीचे सारे प्लस प्लस में आ जाएंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, बस यहाँ आ जाएगा माइनस 2A1 A2, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ थोड़ा कटपिट होएगा, माइनस ए से माइनस A1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो और नीचे कुछ, हाँ इससे ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, आप देखो एक बार यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर 2A1 A2 2A1 A2, तो कितना हो जाएगा 4A1 A2 अपॉन नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2A1 स्क्वायर प्लस 2A2 का स्क्वायर। 2 से 2 यदि मैं वो कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2
A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे दोस्तों मैं A2 स्क्वायर से जो है चाहता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2A1 बाय A2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और मुझे बताओ कि A1 बाय A2 का स्क्वायर जो ये बीटा गिवन था कि नहीं था, तो यहाँ पर 2 अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन यहाँ पर बीटा प्लस 1, तो ये क्या आ गया दोस्तों, विजिबिलिटी है ना, फ्रिंज विजिबिलिटी। देखो कुछ था नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ही था बस, जो मेन कॉन्सेप्ट था इसके बिहाइंड एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अरे बकवास था कुछ भी नहीं है यार, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो बेसिक और बाकी वेव चैप्टर में मैं डिटेल में इसके सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ यार, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में जितने क्वेश्चन करवा दिए जो यहाँ के लिए रिलेवेंट थे वो करवा दिए मैंने। आप देख पा रहे होगे कि ये सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े अपने चैप्टर से ही रिलेवेंट है, इसीलिए यहाँ पर करवा दिया ना। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे बेस इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। अब अपन आते हैं दोस्तों अपने असली कहानी पर, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी, हर साल एक क्वेश्चन इसमें से आना 110% तय। आप सोचो यार 110% तय कोई कहता ही है ना, लेकिन होता है भाई, ये है चैप्टर, इतना जादुई चैप्टर है यार, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझें इस चीज़ को। चलो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन मीडियम अदर देन एयर. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly. वाह यार, क्या कह रहा है कि पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने एयर में किया है ना, तो क्या हो रहा है, एंड देन इन अदर मीडियम है ना। तो पहले अपन है ना, मान लो कि अपन यहाँ पर एयर की बात करते हैं और दूसरे में फिर अदर मीडियम की बात करते हैं, क्लियर है। इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम है ना, 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम पे ये अदर मीडियम की बात चल रही है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो है ना। 8th ब्राइट फ्रिंज इन दिस मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंज जो है जहां पर लाई करता है, मतलब पोजीशन ऑफ 8th ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ 5th डार्क फ्रिंज इन द एयर। समझ में आई बात? अब मुझे बताओ, क्या आपको 8th डार्क फ्रिंज का पोजीशन पता है कि नहीं पता है? बताओ यार, डार्क फ्रिंज का, सॉरी 8th ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या होगा इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में? पोजीशन इज इक्वल टू वाई। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है यार। ब्राइट फ्रिंज का क्या होता है, एन लेमडा डी बाई डी, क्लियर है। तो एन क्या है 8 और लेमडा क्या है, यहाँ पर लेमडा बाई म्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मीडियम है ना, 8 लेमडा म्यू एन लेमडा डी बाई डी, क्लियर है। और दूसरी तरफ बताइए 5th डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगा दोस्तों, ये एयर है सिर्फ यार, तो 5th मतलब 2 × 5 - 1 लेमडा डी बाय 2d। ये दोनों क्या है, सेम पोजीशन पर लाई करते हैं, तो दोनों का पोजीशन क्या है, बराबर, उसी पोजीशन पर आता है। क्वेश्चन खत्म ही हो गया यार, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व कर लो, 10 - 1 9 लेमडा डी बाय 2d इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 लेमडा डी बाय म्यू डी, क्लियर। देखो कुछ कटपिट हो रहा है कि नहीं, लेमडा डी बाई डी से लेमडा डी बाई डी यहाँ पर कैंसिल हो गया, सो यू कैन सी 9/2 इज इक्वल टू 8/म्यू है ना। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करो, म्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 16/9, और आप 16/9 को सॉल्व करोगे तो 1.7 समथिंग आ जाएगा है ना। सो आंसर विल बी 1.78, एक ही दे रखा है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, नीट में पूछा गया है यार, है ना, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन था यार, है ना, कि भाई उनने बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करवा लिए। वो मतलब इस क्वेश्चन में आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में भी डुबा दिया और फिर सेम पोजीशन भी करा दिया, और उसके बाद आपसे सारे फॉर्मूले भी लगवा लिए। तो कितना सही क्वेश्चन है। देखो नीट में बिल्कुल इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, दिस इज द ऑप्टिमम लेवल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घुमा फिरा के ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार देख लो अच्छे से। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर यार। 2 slits आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 mm, क्लियर है। तो भाई साहब 0.5 mm क्या है अपना, बताओ यार। ये क्या स्लिट विड्थ है ना, तो इट इज 0.5 × 10⁻³ मीटर लिखूँ डायरेक्ट मैं, डी है ना। फिर उसके बाद क्या बोला, इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू 6000, या मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ 6 × 10⁻m एंगस्ट्रॉम है ना, -7 मीटर्स, क्लियर है। फिर उसके बाद द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 2.5 मीटर, मतलब कैपिटल डी इज 2.5 मीटर,
गिवन है अपने को। द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर विल बी, आपको क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो यार n लैम्डा d बाई डी, यार कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, देखो एम से पूछा गया है, तो कई बार किस्मत अच्छी होती है ना, तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मुला याद होना चाहिए। तो क्या होगा, n लैम्डा d बाई डी में ब्राइट फ्रिंज है ना, इसीलिए n आ गया, n कौन सा थर्ड ब्राइट फ्रिंज पूछा है ना, तो 3 लैम्डा का वैल्यू बताइए, 6 × 10⁻⁻7 लैम्डा, d कैपिटल D कितना है 2.5 अपन क्या हो गया 0.5 को मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ 5 है ना, 5 × 10⁻⁻4 मीटर्स। आप इसको थोड़ा कटपिट करो और सॉल्व करो, ये यहाँ से 2, ये यहाँ से 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻⁻3 मतलब 9 mm। क्लियर है, ये देखो आंसर आ गया 9 mm। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था यार, है ना। चलो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पॉज करके आगे देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट देखते हैं इसको क्या है। टू कोहेरेंट सोर्सेस P and Q प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस एट पॉइंट A ऑन द स्क्रीन, है ना। मान लो कि है ना ये P है, ये Q है और ये पॉइंट A है, वेयर देयर इज अ डार्क बैंड which is formed between 4th bright and 5th bright band, 4th bright and 5th bright के बीच में ये बैंड बन रहा है और वेवलेंथ 600 एंगस्ट्रॉम दिया है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन PA एंड PB, देखो यार बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा यार, है ना। देखो ज़रा अच्छे से समझना यार, है ना। क्या बोला है कि चाहो तो उसको ऐसे तरीके भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक वाला पहले अपन समझते हैं क्या कहानी है क्या बेसिकली, है ना। तो देखो आप, है ना, ये स्टोरी है आपकी, वापस से मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो कि ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, ये फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है और थोड़ा और ऊपर ये मान लो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है ना, और ये वाला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना। तो या क्या इनके अकॉर्डिंग आप पाथ डिफरेंस लिख सकते हो, पहले तो 0 आएगा, फिर पाथ डिफरेंस लेमडा, फिर 2 लेमडा, फिर 3 लेमडा, फिर 4 लेमडा, फिर 5 लेमडा। समझ में आई बात। इस तरफ दोस्तों अपन लिखते हैं, इसके बीच में यहाँ पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगा, है ना, जिसमें पाथ डिफरेंस आ जाएगा लेमडा बाई 2, फिर सेकेंड डार्क फ्रिंज आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2, फिर आ जाएगा थर्ड डार्क फ्रिंज आ जाएगा, है ना, थर्ड डार्क फ्रिंज आ जाएगा और आ जाएगा 5 लेमडा बाई 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ डार्क फ्रिंज आ जाएगा, मतलब 7 लेमडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस, है ना, और सबसे लास्ट में फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच में यहाँ आ जाएगा 9 लेमडा बाई 2, है ना, ये आ जाएगा फिफ्थ ब्राइट डार्क फ्रिंज। क्या आ जाएगा, फिफ्थ डार्क फ्रिंज। समझ में आई बात। तो पार्ट डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स डायरेक्टली यू कैन से 9 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। 9 लेमडा कितना गिवन है, 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2। क्लियर है। तो आप डायरेक्टली इसको डायरेक्टली आप लिख डालो, है ना। सो आप इसको देखोगे, सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा, एक मिनट प्लीज, 9 × 3000 एंगस्ट्रॉम, तो ये क्या आ जाएगा, है ना, टू 10⁻⁻10। आप इसको सॉल्व कर लो तो 2.7 × 10⁻, 4 0 माइनस कर दो, -6, और 2 और का कर दोगे तो ये मीटर्स में आ गया, सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 2.7 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आई बात। और आप है ना इतना बड़ा बना के भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो ना कि फर्स्ट और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बीच में फर्स्ट डार्क आया, तो सेकंड वाला कहाँ आएगा, सेकंड वाला आ जाएगा, सेकंड डार्क फ्रिंज आ जाएगा 2 और 3 के बीच में, थर्ड वाला आ जाएगा 3 और 2 के बीच में, फोर्थ वाला 4 और जो फिफ्थ वाला आ जाएगा फिफ्थ और फोर्थ के बीच में आ जाएगा, तो फिफ्थ डार्क फ्रिंज आएगा। तो मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा चुका हूँ, डेल्टा एक्स जो है ना, डेल्टा एक्स जो जब भी डार्क फ्रिंज बन रहा है तो 2m-1 लेमडा बाई 2 पर आता है कि नहीं आता है। तो आपको फिफ्थ डार्क फ्रिंज मालूम चल गया, तो यहाँ पुट करना था सीधे 2 × 5
-1 λ/2 रखना था तो यहाँ पर आ जाएगा 9 λ/2 आ जाता था, है ना। डायरेक्टली भी आ जाता, लेकिन ठीक है, मैंने थोड़ा ऐसे किया आपको बताने के लिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आप भूलो नहीं यार, है ना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक्स। मैंने देखा है कई लोगों को कि यार भाई ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव रट के चले जाते हैं और जैसे तैसे कराते हैं, लेकिन दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट meant to do like this, ओके। तो इसीलिए आप इसको बेसिक्स को समझें और थोड़ा अच्छे से पढ़ो यार, मज़ा आता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यार अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। इन अ सर्टेन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ विड्थ 1 mm ईच आर ऑब्जर्व। अच्छा पहले देखो इधर पर क्या लिखा हुआ है, फ्रिंज ऑफ विड्थ 1 mm, मतलब फ्रिंज विड्थ हमें बीटा इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ मीटर्स गिवन है। ईच आर ऑब्जर्व्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 500। अच्छा ये वेवलेंथ जो है कितने पे, 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 × 10⁻⁷ मीटर्स के वेवलेंथ पर अपन को दिखाई दिया। कीपिंग द सेटअप अनऑल्टर्ड इफ द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर वेवलेंथ। अच्छा मतलब β1 है λ1 पर, क्लियर है। अब हमसे पूछा है कि फ्रिंज विड्थ दूसरा ज्ञात कीजिए जब λ2 जो है वो कितना कर दिया, 6 × 10⁻⁷ मीटर्स। तो मुझे बताओ आप बेसिक फॉर्मूला क्या होता है यार, फ्रिंज व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, λd/d होता है कि नहीं। सो बेसिकली बीटा इज प्रोपोर्शनल टू λ, मतलब हमें इससे क्या साबित होता है, β1/β2 इज इक्वल टू λ1/λ2। वेरी सिंपल यार, β1 हमें मालूम है 10⁻⁻3, β2 हमें निकालना है, λ1 इज 5/6 बेसिकली, देख रहे हो कुछ तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर से β2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/5 × 10⁻⁻3, सो इट विल बी 1.2 mm। ऑप्शन देख लो 1.2। क्लियर है, अरे क्लियर है ना। चलिए सो क्वेश्चन देखो कितना सिंपल था यार, फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रिंज विड्थ पूछा गया है, इससे सिंपल क्या हो सकता है यार। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाँ जी, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट, है ना, मतलब d इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻3 mm, क्लियर है। एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स ऑफ 2 वेवलेंथ। अच्छा λ1 हमें गिवन है, कितना गिवन है, 12,000 एंगस्ट्रॉम्स, λ2 हमें गिवन है 10,000 एंगस्ट्रॉम्स, क्लियर है, ओके। एट वॉट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब हमें डिफरेंस भी गिवन है, ये डिस्टेंस भी गिवन है इसका 2 मीटर से, है ना। विल अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द अदर। अरे वाह, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। एट वॉट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यदि मैं यहाँ पर ऐसा बनाऊँ इसको तो बोला है एट किस पॉइंट पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी दूरी पर क्या होगा, एट वॉट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन दिस स्क्रीन 2 मीटर अपार्ट स्लिट विल अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम अदर। मतलब जब अपन ने λ2 यूज करा, इससे कुछ y आएगा, इससे कुछ y आएगा और दोनों y जो है वो सेम होंगे, मतलब y विल बी सेम फॉर बोथ वेवलेंथ्स, है ना। तो मान लो अपन जब यहाँ पहली बार जब क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, पहली बार मान लो जब अपन यहाँ पर λ1 का इस्तेमाल करते हैं, है ना, λ1 का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर अपना मान लो n1 नंबर का ब्राइट फ्रिंज बनता है, क्लियर है। जब λ2 यूज़ करते हैं तो मान लो n2 का ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो बताओ फर्स्ट वाले केस में पोजीशन क्या हो जाएगा, n1 λ1 d/d हो जाएगा कि नहीं। सेकेंड वाले केस में पोजीशन क्या हो जाएगा, n2 λ2 d/d हो जाएगा यार। और यदि दोनों पॉइंट सेम है तो भाई ये इन दोनों को आप बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा, n1 λ1 d/d इज इक्वल टू n2 λ2 d/d, d/d से कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे n1/n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, λ2/λ1 और λ2/λ1 आप करोगे तो λ2 10,000 12,000 सब कुछ तो कट जाएगा, 10/12 मतलब 5/6 बचेगा। तो हमें n1 और n2 का रेशो मिल गया है, समझ आई बात। अरे रेशो क्या मिल गया, मान लो कि n1 इज 5 एंड n2 इज 6, है ना, n1 इज 5 n2 इज 6। तो क्या किसी एक वेवलेंथ को यूज करके मैं उसका पोजीशन नहीं निकाल सकता हूँ यार, बिल्कुल निकाल सकता हूँ यार, पोजीशन निकाल डालो किसी का भी लेकर के यार। मान लो कि मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, मतलब n1 को मैं कंसीडर कर लूँ,
तो बताओ इस वाले फॉर्मूले से पोजीशन निकाल डालो इस बार। पोजीशन y इज इक्वल टू n1 क्या 5 है ना, फिफ्थ वाला 5, और लेमडा 1 क्या है दोस्तों, है ना, लेमडा 1 अपने को गिवन है 12 इंटू 10 टू द पावर -7, है ना। फिर d कितना है 2 अपॉन स्मॉल d कितना गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ओके, आप ये 2 से 2 इसको कैंसिल कर दो, 10 टू द पावर -3 से 10 से पावर कितना बचेगा 60 इंटू 10 टू द पावर -4। तो आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा 6 mm, है ना, पोजीशन क्या आ जाएगा 6 mm। ऐसा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सही, क्लियर है ना। अरे यार n1 n2 का रेशियो मतलब जहां जहां जिस जिस n1 और n2 की वैल्यू पे इनका रेशियो 5/6 आएगा वहां वहां पोजीशन सेम आएगी, समझ में आई बात। लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे छोटा कहां पर, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार कब आएगा, तो सबसे छोटा रेशियो 5/6 ही आया, उससे तो अपन रेशियो और छोटा कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने n1 को 5 ले लिया, n2 को 6 ले लिया, और फिर मैंने n1 पोजीशन रख के वो पोजीशन निकाल दी, n1th नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज का वो रख के फिर पोजीशन मैंने उसकी कैलकुलेट कर दी। समझ में आ गई बात आपको, वेरी नाइस। तो आप देख सकते हो पूरी स्क्रीन पर बिल्कुल सही साथ। ये क्वेश्चन बहुत यार कॉमन है, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कि भाई इसका nth ब्राइट इसका mth डार्क सेम पॉइंट पर बनता है, तो आपको दोनों का y निकालना, इससे y निकालना, इससे y निकाल, दोनों को इक्वेट कर देना, दैट्स ऑल। समझ में आई बात। अभी यहाँ बोला है जब अपन ने लेमडा 1 यूज किया और लेमडा 2 यूज किया पोजीशन सेम आया, तो मान लो लेमडा 1 में nth नंबर का ब्राइट बन रहा था, लेमडा 2 यूज किया तो उस वेवलेंथ से n2 नंबर का वेव बन रहा था, दोनों से y निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। वेरी सिंपल, हाँ, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हर बार काम आता है, भेज में घुसा के रखना, हाँ बिल्कुल। चलिए ओके, सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5400 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूसेस, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ का वैल्यू गिवन है 5400 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स। ओके, प्रोड्यूसेस अ फ्रिंज विड्थ, अच्छा हुआ यार, फ्रिंज विड्थ हमें गिवन है 3 mm का, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स। ओके, इफ सोर्स इज रिप्लेस बाय द अनदर सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6063, मतलब अपन को, मतलब पहले लेमडा 1 दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको लेमडा 2 दिया हुआ है ना, लेमडा 2 दिया हुआ है 6300 एंगस्ट्रॉम से, देन द फ्रिंज विड्थ विल बी। अरे यार सेम वही का वही क्वेश्चन है यार, कि हमें पता है बीटा इट इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, सो है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बीटा 1 बाय बीटा 2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाय लेमडा 2, और आप रेशियो से निकालना आपको आता है अच्छे से। एक क्वेश्चन मैं एज इट इज पहले करवा चुका हूँ, ओके, तो मैं दोबारा डील नहीं करता हूँ, आप सब इसको दोबारा करके देखें, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Next question is, in Young's double slit experiment, the two slits are d distance apart. Okay, interference pattern is observed on a screen at a distance d from the slit. मतलब वही कहानियाँ आपको बता रहा है कि ये distance d है और यहाँ से d का difference है. The dark fringe is observed on the screen. The dark fringe is observed on the screen directly opposite to one of the slit. है ना, मतलब एक स्लेट के जस्ट सामने यहाँ पर जो है इसका, मान लो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन गया, क्लियर है, क्या बन गया, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन गया। ओके, तो बेसिकली आपको फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पोजीशन y इज इक्वल टू क्या गिवन है, d का आधा, मतलब d/2 गिवन है, अरे है कि नहीं। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज, आपसे बेसिकली वेवलेंथ पूछा है, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप तो जस्ट सिंपल इसको ले लो। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन I made it very simple, ठीक है, just consider this questions like this way only. ओके, तो मेरे को बेसिकली फर्स्ट डार्क फ्रिंज का पोजीशन गिवन है, बताओ फर्स्ट डार्क फ्रिंज mth डार्क फ्रिंज का पोजीशन क्या होता है यार, 2m-1 लेमडा d/d, 2 लेमडा d/2d, अरे है कि नहीं। फर्स्ट डार्क फ्रिंज है तो यहाँ पर आप रखोगे तो ये वैल्यू लेमडा d/2d हो जाएगा, और वो पोजीशन हमको गिवन है d/2 इज इक्वल टू लेमडा d/2d, 2 से 2 कैंसिल, d को यहाँ ले जाओ, लेमडा चाहिए ना, तो लेमडा इज इक्वल टू d² आ जाएगा, क्लियर है। नो प्रॉब्लम, समटाइम्स होता है यार, हाँ जी। तो ओके, सो कहाँ थे हम, हाँ,
तो यहाँ पर आ गया अपना, अपन ने आंसर क्या निकाल लिया था, है ना, आंसर अपन ने यहाँ से अपन कोई लेमडा कैलकुलेट किया था, लेमडा विल बी डी स्क्वायर बाय डी। क्लियर है, डी स्क्वायर बाय डी, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फ्रिंज विड्थ इज बीटा, बहुत बढ़िया, बीटा ही गिवन है। द एंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे यार क्या क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। हमें पता है फ्रिंज विड्थ बताइए, बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है कि नहीं, और जब भी अपन किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो लैम्डा बाय म्यू हो जाता है। सो जो बी डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू डी बाई डी। तो ये तो देखो पुराना वाला बीटा था, तो बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाय म्यू हो जाएगा। खेल ही खत्म हो गया, दिस इज योर आंसर। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। वाह, तो इसके बाद आ जाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फॉर नाउ आई होप कि आपको पूरा डिटेल में विद क्वेश्चंस ये समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। क्लियर है, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि इंटरफेरेंस क्या होता है, फिर आपने YDS एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था, कितने टाइप के क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं हम आपसे, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पे बात करेंगे। क्लियर है, थैंक यू सो मच।